इंडियन प्रेसिडेंट, भारत में राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य, उसका गठन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उसका निर्वाचन। तो तो भारत में जो तो जो भारत में राष्ट्रपति है उसके पास जो उसकी जो शक्तियां हैं वो दो भागों में बट जाती हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरा आ जाता है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। ठीक है, मतलब जो भारत में जो राष्ट्रपति है, इंडिया प्रेसिडेंट जो है, उसकी जो पावर है वो दो भागों में बट जाता है। मतलब कि जो भारत में राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियां हैं वो दो भागों में बट जाती हैं। पहला आ जाता है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरा आ जाएगा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पहला हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। तो उसमें क्या क्या है, तो इसमें पहला आ जाता है ए आएगा आपका कार्यपालिका की शक्तियाँ। मतलब कार्यपालिका की शक्तियाँ से संबंधित राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, अधिकांश भागों पर पदों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो कार्यपालिका के अधिकांश भागों पर पदों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत सरकार सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। मतलब जो भारत सरकार के जो सभी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। फिर सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर से होगा। मतलब जो सरकार के जितने भी कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके मोहर से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सद के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब जो राष्ट्रपति है उसको सद के मामले में जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, विच मीन्स जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या करता है, उनका निर्माण करता है, और जिसका जिसका प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को लोक सेवा आयोग के सहयोग की संख्या, सेवा, नियम बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति है उसको लोक सेवा आयोग के सहयोग की जो संख्या है, उसमें जो सेवा है, उसमें जो नियम बनाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद को गठित करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है वो ST, SC, OBC वर्ग के लिए एक आयोग नियुक्त करता है। ठीक है, और भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय बन जाता। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को नियुक्त भी करता है। और जैसे कि सद में मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के महान न्यायवादी, और सद लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण प्रमुख, निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्यों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अन्य सदस्यों, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? इन सब की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा वृत्ति शक्तियाँ। तो देखो, बी पॉइंट है वृत्ति शक्तियाँ, मतलब कि पैसे से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, मनी रिलेटेड जो शक्तियाँ हैं, पावर हैं।
ठीक है। कोई भी धन विधेयक, मतलब कोई भी जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या फिर और अनुदान मांगे जो हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लोकसभा में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, मतलब कि कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान मांगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ना लोकसभा में नहीं लाई जा सकती हैं। और राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार होता है। मतलब कि राष्ट्रपति को एक मनी से रिलेटेड वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार होता है। और बजट को संसद के समक्ष रखता है कौन? ठीक है, और देखो राष्ट्रपति रखता है। और तीसरा आ जाएगा न्यायिक शक्तियाँ, मतलब जुडिशियल पावर होता है राष्ट्रपति के पास। जैसे कि पहला आ जाएगा इसमें जैसे राष्ट्रपति, न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं राष्ट्रपति के पास? जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति के पास, जैसे क्षमादान कर सकता है, मतलब कोई भी मुजरिम है ना उसको उसका दंड या फिर उसकी सज़ा को समाप्त कर सकता है, उसे कम कर सकता है। कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति उसका जो सज़ा है उसको कम भी कर सकता है, उसे समाप्त भी कर सकता है और उसके दंड को माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पहला आ जाएगा क्षमादान। दूसरा आ जाएगा प्रतिलंब, मतलब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोक सकता है। मतलब जो राष्ट्रपति है वो प्रतिलंब लगा सकता है, मतलब कि किसी व्यक्ति का जो मृत्यु दंड है उसको अस्थायी रूप के लिए कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? रोक सकता है। तीसरा आ जाएगा दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना दंड की मात्रा कम कर सकता है। मतलब कोई अपराधी है, उसकी जो दंड है उसकी मात्रा में उसको वो कम कर सकता है। ठीक है, चौथा आ जाएगा न्याय देता है। ठीक है, फिर इसमें चौथा पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। तो चौथा पॉइंट है विधायी शक्तियाँ, जो मतलब जो राष्ट्रपति है भारत में उसके पास कुछ विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना के बाद ही कानून बनता है। मतलब कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। मतलब जो संसद है ना उसके द्वारा जो विधेयक होते हैं वो जब तक जब तक उस पर राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति ने संसद द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर जब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद क्या बन जाएगा? वो कानून बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो वो आखिरी में राष्ट्रपति का सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। ठीक है, और जो इसका प्रयोग है वो क्या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। देखो संसद का जो गठन है वो 3 चीज़ों से होता है। ठीक है, संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब तीनों मिलाकर होते हैं। ठीक है, संसद में तीनों मिलाकर होते हैं। जैसे कि जो संसद है वो संसद का जो गठन है वो 3 चीज़ों से होता है। पहला तो एक राष्ट्रपति आ गया, दूसरा लोकसभा आ गया, तीसरा राज्यसभा आ गया। ठीक है, तो जो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। ठीक है, मतलब अगर संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया है और फिर आखिरी में जाकर ना वो राष्ट्रपति के पास आएगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन पाता। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। कम से कम 2 बैठकें होती हैं एक साल में। ठीक है,
और लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। पांचवा आ जाएगा अध्यादेश शक्तियाँ, मतलब जो राष्ट्रपति है उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, मतलब ठीक है। और जो ये चौथी शक्ति थी ना, विधायी शक्ति, इसका कुछ और पॉइंट है जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है। नए राज्य के निर्माण, राज्य सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं, ठीक है। अब ख, मतलब अब सेकंड पॉइंट आ गया, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति जो होता है भारत में, उसके पास उसकी जो शक्तियाँ हैं वो दो भागों में होती हैं। पहला तो राष्ट्रपति की समानकालीन शक्तियाँ, जिसको अब हमने पढ़ लिया, तो अब हम दूसरा वाला पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों में पहला पॉइंट आ जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, इस स्थिति में लगा सकता है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा आ जाएगा संवैधानिक तंत्र की कमजोरी, मतलब कि जो संविधान तंत्र की कमजोरी, जब राष्ट्रपति को लगे कि संविधान के कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वह एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या उस पर कार्यवाही, उस पर निर्णय ले सकता है, ठीक है, एक्शन ले सकता है। और इसी में तीसरा पॉइंट आ जाएगा वित्तीय आपातकाल, मतलब कि पैसे से संबंधित, मनी रिलेटेड संकट आने पर वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा सैन्य शक्तियाँ, मतलब जो जल, थल, वायु, मतलब जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों का प्रधान सेनापति, जो सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मतलब ये कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का प्रधान सेनापति, जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो युद्ध घोषित करने और शांति बनाए रखने का आदेश देने की शक्ति भी प्राप्त होती है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति 3 सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है। फिर इसका पांचवा पॉइंट आ जाएगा राजनयिक शक्तियाँ, मतलब पांचवा पॉइंट है, ठीक है। राजनयिक शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति अन्य देशों के साथ संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो राष्ट्रपति है वो अन्य देशों के साथ संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। राष्ट्रपति अन्य देश साथ संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करते, विदेश में संधियों और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। और विदेश में भारतीय राजदूतों, प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं उसमें पहला आ जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आ जाएगा संवैधानिक तंत्र की कमजोरी, तीसरा आ जाएगा वित्तीय आपातकाल, चौथा आ जाएगा सैन्य शक्तियां, पांचवा आ जाएगा राजनयिक या राजनैतिक शक्तियां, ठीक है। पांचवा क्या है? राजनैतिक शक्तियां। तो हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? हम निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं, अतः उपयुक्त कथनों के अनुसार कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भारत का एक प्रमुख अंग होता है, जो भारत को सुचारू रूप से चलाने का कार्य और शक्ति भी प्राप्त होती है, ठीक है, जिसके तहत चलाता है, ठीक है। तो ये आप निष्कर्ष में लिख देंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे इमरजेंसी पावर, जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ, तो देखो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। मतलब 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को। पहला आ जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में लिखा है, ठीक है।
352 में लिखा है। फिर दूसरा आ जाएगा पहला आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आ जाता है राष्ट्रपति शासन जो कि 356 आर्टिकल अनुच्छेद 356 में लिखा गया है, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में लिखा गया है आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो देखो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में 352 आर्टिकल में निहित है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में हो तो जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, वो आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है। मतलब इसे लगने के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित अनुमति होने पर ही राष्ट्रपति लगा सकता है। मतलब ये कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल 352 में निहित है और इसमें क्या बोला गया है कि अगर कहीं पे भी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण मतलब अगर हो रहा है, ठीक है, तो भारत या इसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में हो तो जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने के लिए ना मंत्रिपरिषद जो है उस मंत्रिपरिषद की लिखित अनुमति होने पर ही राष्ट्रपति लगा सकता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। हमने पहला राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में है। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो आर्टिकल 356 में है, ठीक है। आर्टिकल के मुताबिक मतलब इस आर्टिकल में मतलब इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि इसके मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं, मतलब संविधान में जो लिखा गया है उसके हिसाब से अगर कार्य नहीं कर रही है तब लगा सकता है, ठीक है। तब राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और ये मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पूर्व वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये ना ये जो वित्तीय आपातकाल है ये आज तक कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। ये आज तक कभी नहीं लगा है और ये अनुच्छेद 360 में आर्टिकल 360 के मुताबिक बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। मतलब जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में वित्तीय कमी मतलब पैसे से संबंधित मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब वित्तीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। और तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और ये जो पहला वाला जो था राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, ये ना आज तक 3 बार भारत में लग चुका है। एक 1962 के समय जब चीन ने आक्रमण किया था ना तब लगा था, और एक 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब लगा था। बांग्लादेश वाला मतलब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था तब लगा था, और एक 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और अब हम जो भारत के राष्ट्रपति हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और पढ़ लेते हैं।
तो देखो जो भारत में जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो सर्वाधिक सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा का है, ठीक है। मतलब जो भारत में राष्ट्रपति का पद है वो सर्वाधिक सम्मान का, गरिमा का, प्रतिष्ठा का पद है। और भारत में जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ठीक है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। मतलब जो केंद्र की समस्त और कार्यपालिका की शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं, किसमें? राष्ट्रपति में। और सारे भारत के कार्यपालिका संबंधित कार्य उसी के नाम से संचालित होते हैं। मतलब जो सारे भारत, मतलब जो पूरे भारत के जो भी कार्यपालिका संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं। और आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ठीक है। अब राष्ट्रपति की योग्यता भारत में क्या है, तो देखो आर्टिकल 58 के मुताबिक अनुसार राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार की योग्यता के लिए उसे सबसे पहले भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। और उसका जो उम्र है, उसकी जो एज है वो 35 वर्ष होनी होगी, और उससे ज़्यादा होनी होगी, या 35 वर्ष। और तीसरा आ जाएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। और चौथा, किसी सरकारी जॉब में ना हो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। पांचवा, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदन के रूप में आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी है, तो वो पढ़ते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं, ठीक है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, ठीक है। और न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूची है। देखो, जो न्यूनतम कोटा है उसका सूत्र क्या है, तो जो न्यूनतम कोटा, उसको कैसे निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूले से तो हम निकालेंगे दिए गए मतदाता की संख्या, फिर बटे में हम लिखेंगे अपॉन राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों की संख्या, और फिर प्लस हम करेंगे, ठीक है, +1। तो ये है, ठीक है, देख लो, दिए गए मतों की संख्या अपॉन में, मतलब डिवाइड करेंगे हम इसको किससे, राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों की संख्या से, ठीक है। फिर इसको करने के बाद हम इसमें +1 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। इंडियन जो प्रेसिडेंट होता है उसकी ड्यूरेशन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। और अगर मृत्यु हो गया, या राष्ट्रपति कैसे हट सकता है अपने कार्यकाल से, अगर मृत्यु हो गया या फिर त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति बन जाता है उस समय के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, या उसने त्यागपत्र दे दिया, या फिर महावियोग लग गया, तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति कैसे अपने पद से हट सकता है? अगर उसकी मृत्यु हो गई, या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया, या फिर महावियोग लग गया, तो इससे राष्ट्रपति पद से हट सकता है, ठीक है। और पद से हटता है मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव होता है पद खाली रहने पर। मतलब अगर पद खाली है राष्ट्रपति का तो 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाएगा, ठीक है।
नया चुनाव हो जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए। और यह चुनाव होता है जो वो राष्ट्रपति का 5 वर्ष पूरा मतलब 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए होता है। ठीक है, मतलब जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए होता है। और राष्ट्रपति की जो वेतन होती है, जो सैलरी होती है, वो मासिक वेतन होती है। ठीक है, और 1.5 लाख प्लस प्लस घर मिलता है फ्री में, और पेंशन मिलता है। ठीक है, 9 लाख वार्षिक पेंशन प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। दोनों सदनों की बैठक के लिए बुलाता है, लोकसभा का विघटन करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, और दोनों सदनों का संबोधन करता है, अध्यादेश जारी करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।